वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मैराथन को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी होने वाली है CDP की मैराथन, जो कि आपके CTET के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको क्लास करने के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि आपका CTET क्लियर होगा या फिर नहीं, क्योंकि इतने डीपली इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में आपके PYQ प्लस आपका कॉन्सेप्ट दोनों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जिसे आप सोल्व ना कर पाओ। यही हमारा इस क्लास का टारगेट रहेगा। बाकी आप जब क्लास करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने क्लास में क्या बेहतरीन चीज़ें पढ़ी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलती रहती है। तो चलिए बात करेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए पढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पर अभिकथन और कारण के क्वेश्चन अब आपके न्यू पैटर्न पर आने लगे हैं। जब से आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ है तब से आपके CTET में ये चीज़ें आपकी ऐड की गई है। पहले CTET के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते थे और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं थोड़े टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों के दोनों समझने होते हैं, सही है या फिर गलत। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं आपका क्या बताया है। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। साथ ही साथ रीजन क्या बताया कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना है। सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, या फिर ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है और दूसरे में सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी है। ठीक है, बताना है कि आपका स्कूल करिकुलम शुड बी गिवन रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चर नॉलेज। ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए कौन सा आंसर है, साथ के साथ आपको कमेंट करने। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर इन्होंने कथन दिया है, अभिकथन, और आपका जो रीजन, वो दोनों ही आपका यहाँ पर सही है। कैसे आपको इन्हें कैसे पता लगाना है कि दोनों चीजें सही है? जब पहले आपको रीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले रीजन, और रीजन के बाद लगाइए क्योंकि। ठीक है, रीजन के बाद लगाइए आप बिकॉज लगा के फिर आपको क्या पढ़ना है? अभिकथन पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते। इन्होंने बताया कि आपका विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाता है, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान में मूल्य देना चाहिए। तो दोनों ही चीज सही लगी, दोनों पॉजिटिव और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ आर जो है ट्रू। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी बात करें विद्यालय पाठ्यक्रम में, तो आपके सांस्कृतिक ज्ञान का विशेष महत्व रखा गया है, क्योंकि सभी बच्चों की सांस्कृतिक बैकग्राउंड जो है सबका अलग अलग होता है, कल्चर सबका अलग है। तो सभी को जो है यहाँ पर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पहचान मिलती है, महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें उन्हें खुद की दुनिया, खुद को, अपनी जगह को समझने में मदद मिलती है। मान लीजिए आपका कल्चर कुछ हो रहा है, आपके फ्रेंड का कुछ हो रहा है, तो आपस में आप खुद के कल्चर को समझ पाओगे कि हमारे कल्चर में ये अलग है, इनके कल्चर में ये अलग है। तो क्या करते हैं, खुद की पहचान बताता है, प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं और उन्हें अपनी शिक्षा से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। यही काम आपके साथ भी हुआ था। ठीक है, तो छात्रों को उनकी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखने में सुविधा प्रदान होती है। इसलिए जो है जब छात्र यहाँ पर सम्मानित महसूस करते हैं कि भाई उनके कल्चर के बारे में बात की जा रही है, उनके कल्चर को भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनके कल्चर की भी बात की जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, उन्हें भी सुविधा मिलेगी सीखने में, क्योंकि भाई आपके कल्चर की बात करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर इन्होंने पूछा था। नॉर्मल बेसिक सा था, सिर्फ आपकी थिंकिंग बेस पर ये जो था क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए बताइए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपका पूछा है सामाजिक संरचना विचार। ठीक है, क्या पूछा है? सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार को इस बात की वकालत करते हैं। तो बस सीधा इतना बताना है कि कौन जो है आपका यहाँ पर सामाजिक संरचनावादी विचार इन सब ऑप्शनों में करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या? व्याख्यान देना और समझने में प्रभावी शिक्षण सक्रिय। क्या पता है? इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चर, आपका लेक्चर एंड एक्सप्लेनिंग। ठीक है, क्या ऐसा होता है? आगे आपका प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्रदान होता है या फिर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपकी टैग वर्ड की क्लास ली थी उसमें बताया था कहीं पर आपको क्या दिख जाए? एक्टिव आपको चीज़ें दिख गई। ठीक है, बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ है। तो क्या आ जाएगा? शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। मान लीजिए ये गलत क्यों है? चलिए इनमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं, तभी आप एग्जाम में काम कर पाओगे।
तो यहाँ पर वाक्य देना नेगेटिव है, लेक्चर कहीं पर मिल जाए उससे क्या होता है, बच्चे ने लेक्चर सुना बस इतना, ठीक है, बच्चा खुद से चीज़ें चिंतन नहीं कर पाएगा, खुद से क्रिएटिव सोच नहीं पाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सीमित हो जाती है। इस वजह से नहीं है। दोहराना आपका रिपीटेशन बहुत ही गलत है, रटना, रिपीटेशन सारी चीज़ें नेगेटिव है, कट कर दिए। ऐसे यहाँ पर क्या मिल गया, निष्क्रिय। तीनों में ही टैग वर्ड जो मैंने आपको बताए थे, तीनों ही टैग वर्ड इसमें है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। अगर बात करें हम आपके यहाँ पर किसकी, सामाजिक संरचनावादी विचार, तो सामाजिक संरचनावादी विचार जो है इस बात पर बल देता है कि जो आपका पर्यावरण और दूसरों के साथ जो अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चे सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, इस बात पर बल कौन देता है, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना केवल शिक्षार्थी जो है शिक्षकों से पाठ्य पुस्तक की जानकारी प्राप्त करना, बल्कि क्या होता है, सक्रिय रूप से आसपास की दुनिया को भी समझना और उसमें समझ बना रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जो है फोकस करता है। तो यही आपका सामाजिक संरचनावादी विचार है। चलिए आगे चलेंगे आपका। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन, ठीक है, इसमें से पूछा है कौन सा जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो बस आपको नेगेटिव देखना है, देखिए कौन सा इसमें नेगेटिव है, बस सीधा आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आपका अधिगम जो है सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। आपका अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से होता है। ठीक है, बताना है कौन सा है, लर्निंग प्रोडक्ट है, क्या है, बताइए फटाफट कौन सा आंसर है। तो इसका भी जो है आपका आंसर नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। अगर बात करें सेकंड में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। तो इन्होंने क्या कहा था, नोट बताना है, जबकि आपको पता है लर्निंग क्या है, लर्निंग आपका एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि आपकी पूरे जीवन पर्यंत जो है चलने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या बताया कि प्रक्रिया ना होकर उत्पाद, उत्पाद क्या होता है, रिजल्ट, क्या है, रिजल्ट, प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें रिजल्ट, तो अधिगम रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से आपका गलत हो जाएगा। जबकि अधिगम क्या है, आपका इस बार क्वेश्चन पूछ लेगा अधिगम क्या है, तो बताना है सामाजिक क्रिया भी होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर भी निर्भर होता है। ठीक है, और उनके जो है पुनः वो अपने विचारों को क्या कर सकता है, पुनः गठित कर पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, लेकिन एकमात्र यहाँ पर क्या था, प्रोसेस होता है, ना कि प्रोडक्ट। चलिए आगे बात करें अगर आपकी, तो सामाजिक क्रिया में जो है सीखना सुगम होता है। क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से, बातचीत के माध्यम से सीखने को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्व ज्ञान, बच्चे जो है अपने पहले ज्ञान से नई चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, नई चीज़ों को जो है मौजूदा ज्ञान में जोड़ने तथा अनुभव कर पाते हैं। मान लीजिए आपने पहले सीटेट का एग्जाम दिया था और आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार जो आपके पास अनुभव है, जो आपका पूर्व ज्ञान है, वो इस बार जो है आपको सीटेट पास करा देगा। तो यही चीज़ें आपकी लर्निंग में भी अलाउ होती है। तो आगे बात करेंगे आपका अधिगम का तात्पर्य क्या है, पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, मतलब इसका मतलब क्या है कि सीखने में मौजूदा ज्ञान संरचनाओं में संशोधन कर सकते हो, पुनर्गठित कर सकते हो। मान लीजिए कोई टॉपिक था, आपने पिछली बार गलत पढ़ लिया या आपको आपके माइंड में गलत चीज़ें थी उस चीज़ को सोचकर, तो क्या था, आपने इस बार क्या कर लिया, उसे संशोधित कर लिया, पुनर्गठित किया, उसे दोबारा से आपने ऑर्गेनाइज किया कि ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर आपका हिंट क्या था, उत्पाद नहीं था। ठीक है, जिसे हासिल किया जा सके, जबकि एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नए ज्ञान व नए कौशलों की अधिग्रहण के साथ साथ पूर्व वैचारिक ज्ञानों को, योजनाओं को पुनर्गठित किया जाता है। अब आप अधिगम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि अधिगम के सारे सिद्धांत इस क्वेश्चन में आपके इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे विकास। विकास से क्वेश्चन बनेगा, डेवलपमेंट से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वृद्धि, विकास, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा है, विकास के क्रम में बच्चा सूक्ष्म पेशीय कौशल में पहले स्थूल पेशीय कौशल को विकसित करता है, यह दर्शाता है कौन सा विकास का सिद्धांत है। इन्होंने क्या बताया कि पहले क्या कर रहा है, वो स्थूल मतलब बड़ी चीज़ों को, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, फिर बाद में वो फाइन मोटर स्किल पर चल रहा है। तो किस चीज़ को बता रहा है, रेख्य। रेख्य क्या है, जो सिर्फ एक लाइन में चले, तो विकास तो एक लाइन में चलता ही नहीं है, तो कट कीजिए, ए तो होगा नहीं। ठीक है, बाद में क्या आपका अराजक, ये कभी पढ़ा है आपने, पूरे सीटेट में नहीं पढ़ा, तो इसे कट कीजिए। ठीक है, और आपका शीर्षगामी या फिर आपका ये हो सकता है शीर्षगामी, क्या, सर से पैर तक। ठीक है, पहले गर्दन संभालना सीखता है बच्चा, फिर धड़ अपना, ऐसे वो अपना पूरा बैलेंस, ठीक है, सर से पैर तक। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, आपका समीपस्थ, दूरस्थ, विमुख। ठीक है, क्या आपका प्रोक्सिमिडल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी स्थूल है, बड़ी चीज़ें हैं, पहले क्या करेगा, अपने धड़ को संभालना स्टार्ट कर देगा, फिर धड़ से उसके हाथ में जाएगी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर
एक बच्चा हो गया तो ये पहले क्या करेगा, अपने हाँ को, सेंटर को, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे से बैलेंस करना सीखेगा, फिर अपने उंगलियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। पहले जब आप छोटे बच्चों को कोई चीज़ फेंकते हो तो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब अगर आपको कोई बॉल फेंकी जाए तो आप सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाओगे और अपना कैच कर लोगे। लेकिन बच्चा क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को, पूरे हाथों को, पूरे अपनी कमर को, पूरे शरीर को जो है इकट्ठा करता है उस बॉल को पकड़ने के लिए। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? चलिए इसे समझते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें आपके सिद्धांत जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर बात करें विकास का समीप दुर्गाभिमुख सिद्धांत, ठीक है, ये क्या बताता है, ये आपके विकास और कौशलों को अधिग्रहण, ठीक है, शरीर को केंद्र से बाहर, मतलब बीच में सेंटर से आपके बाहर की ओर बात करता है। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले शरीर के मूल, ठीक है, निकटतम मांसपेशियों को नियंत्रित करना, मतलब बड़ी चीज़ों को, फिर बाद में क्या करता है, ठीक है, जो क्या आता है आपका स्थूल पेशी कौशल में सम्मिलित होती है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो किस में आएगी, आपकी स्थूल में, और इसके बाद जो है वो केंद्र से आगे मांसपेशियों के उपयोग में महारत हासिल करता है। फिर वो चीज़ें समझ जाता है कि भाई मेरा बैलेंस ऐसे बनेगा, मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा। तो इसके बाद क्या होता है, सूक्ष्म पेशीय कौशल की जो आवश्यक मांसपेशियाँ है, इसे वो बैलेंस करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या देखा कि आमतौर पर जो है पहले विकसित किए जाते हैं, ये कौशल पहले होते हैं और बड़ी मांसपेशियां समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर में अधिक समीपस्थ भागों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब शरीर में सबसे पहले बड़ी चीजें मांसपेशियां रिलेटेड होती है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, समीपस्थ भागों द्वारा जो है नियंत्रित होती है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा आपका, समीप दुर्मी मुख सिद्धांत। ठीक है, दुर्गामी मुख सिद्धांत। ठीक है, इसका नाम बोलने में थोड़ा अटपटा है। चलिए ठीक है, अगर आगे बात करें, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ें पढ़ने की थी वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इसे देख सकते हो, पहले क्या करेगा वो, ठीक है, विशेष रूप से हाथों को, उंगलियों को, जैसे वस्तु को पकड़ना, ठीक है, हेर फेर करना, ये चीज़ें बच्चे बाद में सीखने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4th या शायद 3rd है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपका ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या की व्याख्या की जाती है। तो बस सीधा बताना है, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किस फील्ड में आएंगे, आपके डेवलपमेंट के कौन से आपका यहाँ पर एरियाज में आते हैं। नैतिक में तो नहीं आते। गतिक में क्या आएगी, गति से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा, सूक्ष्म, स्थूल, ये सारी चीजें। आपका समाज में क्या आ जाएगा, सामाजिक चीजें, जो कि हम इससे पहले क्वेश्चन किया था। संज्ञान क्या है आपका, माइंड। देखो, संज्ञान को बहुत इजीली इसी क्वेश्चन में क्लियर कर लो, क्योंकि संज्ञान ऐसे नहीं पूछेगा तो प्याजे का देके पूछ लेगा, प्याजे का नाम लगा देगा, लेकिन पूछेगा वो यही चीजें आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञान का पूछा है। संज्ञान किसी से चिंतन, तर्क, समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीजें याद करना, ये सारी चीजें किस में आती है, आपका कोग्निटिव मतलब आपका दिमाग, बस इतना याद रखो। ठीक है, जो भी चीज आप अपने दिमाग से, माइंड से, मस्तिष्क से करते हो, वही सब चीजें क्या है आपकी संज्ञान में आ जाती है। ठीक है, चलिए संज्ञान को समझते हैं। अगर बात करें संज्ञान विकास का तात्पर्य चिंतन करना, आप सोचते कैसे हो, चिंतन कहाँ से होगा, आपका माइंड से। ठीक है, अधिगम करना, सीखते कहाँ से हो, माइंड से, ऐसे थोड़ी उंगली से सीख रहे हो, नहीं, दिमाग चल रहा है आपका साथ के साथ। समस्या समाधान क्षमता, उस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है, परिवर्तनों से है। ठीक है, जो कि बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के दौरान होते हैं। सबसे ज्यादा किस में होंगे, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में। और ये परिवर्तन अनुवांशिक भी होते हैं, पर्यावरण भी और अनुभव सहित जो है विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। अनुवांशिक कैसे, आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता होगी मानसिक, चाहे आप कुछ चीजें बहुत जल्दी याद कर पाते होंगे, क्या आपके फादर मम्मी कोई ऐसा होगा जो बहुत ही जल्दी चीजें याद रखता होगा, बहुत अच्छी मेमोरी होगी, तो आपके अंदर आ गई। ठीक है, पर्यावरण, आपने प्रैक्टिस की, आपने चीजें सीखी, आपने स्कूल में उस चीज पर काम किया, ऐसे आपने अपने अनुभव से सीखा, तो ये सारे फैक्टर जो है आपके संज्ञान से रिलेटेड है और इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि एक एग्जाम्पल दे दे और बताना ये किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, रस्सी कूदते हुए पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसकी रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। देखो, एक छोटी बच्ची है, वो क्या कर रही है, रस्सी से कूद रही है, पैर में उसकी रस्सी फंस गई और वो आउट हो गई। तो क्या कह रही है, इस रस्सी ने मुझे जानबूझकर जो है आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, देखो एक ये रहा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, मैंने कल की क्लास में जिसमें टैग वर्ड बताई सीडीपी के चारों मैंने आपकी स्टेज बताई, उसमें से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बताना यहाँ पर किस चीज का, पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, ये किस बच्ची किस चीज को बता रही है, बच्ची बता रही है आपकी जीववाद।
ठीक है, वो क्या कर रही है, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन देख रही है। तो जीववाद देखिए कौन सी स्टेज में आता है, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेंसरी में आता है, प्री ऑपरेशनल में आता है, कॉन्क्रीट में, फॉर्मल में। ठीक है, बताइए फटाफट किस में आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें, आरू जो थी उसने क्या देखा कि उसने उस रस्सी को कहा कि भाई इसकी वजह से आउट हुई, इसने मुझे जानबूझकर मतलब वो रस्सी में भी जीवन देख रहे हैं, उसे एक दोस्त या भाई या बच्चे की तरह मान रहे हैं कि भाई ये भी एक बच्चा है और इसने मुझे जानबूझकर आउट करा दिया। ठीक है, तो ये एक विशेषता है किस चीज की, आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किसकी, आपके प्री ऑपरेशनल की अवस्था की बात की गई है यहाँ पर। इसमें आमतौर पर आयु पूछी जाएगी कितनी है, इस बार पूछ लेगा आयु बताइए, तो याद रखना 2 से 7। उस क्लास में मैंने आपको आयु, एज सारी चीजें बताई थी। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, प्रतीकात्मक, मतलब चीजें हम सिंबॉलिक चीजें जो है बच्चे देखने लगते हैं, सिंबल से समझने लगते हैं। इसमें भाषा कौशल का विकास हो जाता है। देखो ये पूछेगा क्या क्या चीजें, एक तो आपका प्रतीकात्मक, दूसरा भाषा कौशल का विकास, उनकी सोच अभी भी बहुत तार्किक नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत अच्छे से सीख गया, नहीं सीखता। ठीक है, वे अहम केंद्रित होता है, जैसे किसने क्या कहा, उस रस्सी को दोष दे दिया भाई इसके कारण, तो अहम केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। इसका अर्थ क्या है, स्थितियों को अपने दृष्टिकोण से समझते हैं, अन्य किसी की बात नहीं मानते। ठीक है, आगे क्या अन्य विशेषता क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अक्सर निर्जीव चीजों में, वस्तुओं में जीवन का इरादा मानते हैं, जीवन और इरादा मानते हैं कि उसने जानबूझ के, उसका इरादा क्या था रस्सी का, कि आरू को गिराना था। तो ये चीजें उस बच्चे ने सोची, इस अवधारणा को जीववाद कहा जाता है। आई बात समझ में आ चुकी है आपको सारी बातें। चलिए ये आपका एक्स्ट्रा में आप पढ़ लेना। वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका पूर्व संक्रियात्मक में क्या है, कौन कौन से पॉइंट है, जीववाद किसे कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपका समीपस्थ सिद्धांत, ठीक है, वही जो चीजें अभी हमने देखी। इसमें शेष अवस्था में पूछा है कौन सा आपका होगा, सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया, बताइए कौन सा होता है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, विकास सिर से पैर तक होता है, या फिर आपका सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, भाषा का विकास तेजी से होता है और वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए समझते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आपके अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, धड़ ऐसे ऐसे जो है आपकी चीजें चल रही है, तो वही आपका यहाँ पर पूछा था। सिर से पैर आपका दूसरे वाला सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, कैफेलोकोडल, ठीक है, ये सारी आपके नहीं है। चलिए तो अगर इसे हम समझे, आपका समीपस्थ सिद्धांत वैसे हम समझ चुके हैं। इसमें होता है विकास का पैटर्न देखा जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपरी भुजाएं जांघों की और जो है तुलना में तेजी से बढ़ते, हाथ पैरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास के क्रम में जीवन के शुरुआती चरणों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होता है जब शिशु महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। इस टाइम पे बच्चा क्या होगा, उसके अंदर फिजिकली बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। बच्चा कहते नहीं कि ये बच्चा बढ़ती उम्र में है, वो वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो मोटर नियंत्रित शक्ति विकसित होती है, जिससे करवट लेने बैठने जैसी गतिविधियां संभव हो जाती है। बच्चा क्या करने लगेगा, चलने लगता है, करवट लेने लगता है, बैठने लगता है। धीरे धीरे जो है शिशु आगे बढ़ता है और अपनी बाहों और अपने पैरों की मांसपेशियों पर भी नियंत्रित करने लगता है और बच्चा रेंगने लगता है। तो यहाँ पर किस एज की बात हो रही है आपके, कह सकते हो 1 से लेकर 2-3 साल के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, और अतः वो अंत में चलने लगता है। ठीक है, शैशवावस्था की बात है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका अभिकथन कारण बहुत ज़्यादा ये पैटर्न आपका देखा गया था, तो इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा और पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों जो पहले से जानता है, क्या कहा, शिक्षार्थी जो पहले से जान रहा है उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब पहले से चीजें जान रहा है, उसके आधार पर बच्चा आगे के जो है अपनी थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। ठीक है, पैटर्न ढूंढना, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने की शिक्षार्थी की जानकारी का सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, बताइए फटाफट। ठीक है, वही आपके पास इसमें ऑप्शन आपको सेम ही मिलते हैं। ठीक है, ए सही है, आर सही है, गलत है, इस प्रकार से बताइए कौन सा आपका सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दी है और बहुत ही अच्छे से बताया। देखो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि लगाकर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना बहुत ज्यादा गलत कर दोगे। यूजीसी नेट में ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम है आपके सीटेट को देखे और इस एग्जाम को बहुत ज्यादा, तो इसके बेस में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी सेम ट्रिक मैं आपको इसमें बता रही हूँ, जिससे कि तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पैटर्न ढूंढना, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव और बनाने के लिए शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। क्यों मिलेगी, क्योंकि वे पहले से ही जानता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए
आगे चलेंगे, इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको समझना है। पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है उसे जरूर देख लेना। वैसे मैं आपको लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब साथ में बताती चलूंगी, ठीक है। आपके बाद का कोई भी काम हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, यहाँ पर भी आपका अभिकथन का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो बताना है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह के अनुभव में किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ठीक है। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर ए सही दिया है, लेकिन जो आपका आ रहा है वो गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। यहाँ पर बच्चे का जो आपका सी टेट के आंसर की आई थी, इसमें लगभग आप कह सकते हो आपके 91% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, जबकि ये आंसर आपका यहाँ पर ए ही होगा। कैसे होगा समझते हैं। चलिए, बहुत ही डिटेल में समझना इस चीज़ को, क्योंकि कन्फ्यूजन बनेगा और इसी ऐसे ही क्वेश्चन पर जो आपको डाउट बना रहता है। देखो, पहला तो बिल्कुल आपका क्लियर है। विभिन्न संस्कृति में बच्चों के द्वारा बचपन का अनुभव अलग अलग होता है। बिल्कुल कथन सही है। बच्चे अपने अनुभव से, प्रथा से, सामाजिक अपेक्षा, भूमिका, इन सब चीज़ों से सीखते हैं, और ये क्या होती है आपके भिन्न भिन्न होती है। अंतर जो है पालन पोषण शैली में मिलेगा बच्चों को। बच्चों की शिक्षाएं अलग होती है, खेल अलग होते हैं, संस्कार अलग होंगे। आप दो बच्चों का जब कंपैरिजन करोगे, छोटे बच्चों का, तो उनमें ये चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी के घर को कोई और धर्म मानते हैं, कोई जाति है, कोई संस्कार है, कोई अलग पालन पोषण है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिम्मेदार होती है, जिससे कि बच्चों को अलग अलग अनुभव मिलता है। अब बात करें अगर आपका सेकंड, तो इसमें क्या है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ठीक है। ये कथन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? हालांकि कुछ चीजें जो है आपकी निश्चित होती है, जैविक और मनोवैज्ञानिक, इस वजह से कह सकते हैं कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जो हमेशा ही सच होगा। जबकि ऐसा नहीं है, सब बच्चों का एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए आपके तो दांत 2 साल के आने लगे, ठीक है, और आपके बहन के दांत जो है 3 साल के आए, तो गलत है ना? ठीक है, गलत नहीं है, मतलब ये क्या है? सार्वभौमिक नहीं है, सेम नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? आपका सार्वभौमिक कथन गलत हो जाएगा। जैसे कि आपका विकासात्मक मील के पत्थर के समय जो है भिन्नता, विकास, विभिन्न विकासात्मक परिणाम पर लगाए गए मूल्य बच्चों के विकास के समर्थक करने के लिए समुदाय में उपयोग की जाने वाली विधियां शामिल होती है। मतलब अलग अलग चीजें, भिन्नता जो है देखने को मिलती है। इसी वजह से आप सार्वभौमिक नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका ये भी आपका अभिकथन और कारण है, ठीक है। यही पैटर्न इस बार भी पूछा जाएगा। आप एग्जाम को देख लेना और इस वीडियो को आके बाद में मैच कर लेना। यही पैटर्न आपका चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि आपका लोरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्य को उनके परिणामों के आधार पर जो है अच्छा बुरा आप समझ रहे हो, ठीक है, गुड बैड, ये सारी चीजें कर रहे हो, और इस समझ पर जो है नियम कानून जो है नमनीय है और बदलिए जा सकते हैं। मतलब रूल जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि नैतिक विकास जो है कर्मिक रूप से चरणों में होता है। अब अगर आपने इसका सिद्धांत पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये आ गया आपका बिल्कुल फैक्ट वाइज, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो आंसर दोगे, वरना नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें आपका नैतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका कौन है? कोलबर्ग, ठीक है। कैसे दिया, क्या सारी चीजें, चलिए उसे देखते हैं। पहले बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर जो आपका थर्ड बिल्कुल सही है। कैसे है? देखो, थर्ड में क्या है आपके, दोनों ही चीजें इन्होंने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि आपका कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कर्मिक रूप में, मतलब क्रम में डिवाइड किया है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, इन्होंने बिल्कुल ये भी सिद्धांत आपका सही डेफिनेशन दिया है। देखो, अगर बात करें कोलबर्ग की, ठीक है, इन्होंने क्या करा, बच्चों के कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझना, ठीक है, और कानून को चेंज कर पाना, ठीक है। ये सब किसके बारे में बात करता है? ये आपके कोलबर्ग की स्टेज के बारे में बात करता है। और इसमें क्या होता है, आपके सामाजिक मूल्य पर विचार करना शुरू कर देते हैं। व्यापक रूप में चीजें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आप ट्रैफिक में फंसे हो, ठीक है, क्या आप ट्रैफिक में फंसे हो, लेकिन अगर मान लीजिए ट्रैफिक में फंसे हो और किसी एम्बुलेंस में कोई मरीज है, तो उसके लिए क्या होता है, सारे रूल्स जो है चेंज कर दिए जाते हैं, उसे निकाल दिया जाता है। इतनी ट्रैफिक में चाहे आपका कितना ही रेड लाइट हो, आपकी ग्रीन लाइट हो, उन सबका अवॉइड करके सीधा अपना काम करा दिया जाता है। तो यही चीज़ें जो है आपकी कोलबर्ग के सिद्धांत में पूछी गई है। तो कोलबर्ग ने जो है टोटल कितने स्तर दिए, 3 स्तर दिए, उसमें उसके अंदर जो है 2-2 स्टेज देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देख लेना एक बार, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर क्लास करा दूंगी। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर भी दोबारा पूछा गया है कोलबर्ग, लगातार 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं, किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे क्या होंगे, अपने ही लाभ को देखेंगे। अगर आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं या ऐसे स्टेज में आ जाते हैं जब आप कहते हो भाई तुम बाजार से सामान ला के दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा,
या आप ये सामान ला दो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, या आप मेरा ये काम कर दो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ये चीज़ें आपने की होगी, तो वही स्टेज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। बताइए दूसरे स्तर का तीसरा चरण है, तीसरे स्तर का पांचवा चरण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई है। बताइए फटाफट। तो इसका जो है आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया क्या है, टोटल है आपके पास 3 स्तर। ठीक है, कितने हैं, 3 स्तर। 3 स्तर में भी क्या है आपके पास 2 अलग अलग चरण। ठीक है, इस प्रकार से तो 1 चरण, 2 चरण, 3, 4, 5, ठीक है 5 और 6, ये 6 आपको चरण पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाए कितने स्तर है तो स्तर 1, 2 और आपका 3। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। तो चलिए अगर इसे डिस्कस करें तो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत इसे समझते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 स्तरों में पहचान की है जिसके 2-2 चरण देखने को मिलेंगे। स्तर पूर्व, पहला क्या है आपका पूर्व पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक और आपका उत्तर पारंपरिक। ठीक है, ये 3 आपको जो है यहाँ पर स्तर देखने को मिलेंगे। स्तर 1 में जो है आपका यहाँ पर बच्चों के लिए विशिष्ट और इसकी विशेषताएं तर्क जो कि सामाजिक सम्मेलनशील कानून की बजाय बाह्य परिणामों पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्धारित है। मतलब वही वाली कि बच्चे को टॉफी दोगे तो बच्चा काम करेगा। ठीक है, तो पहली स्टेज इसी बेस पर है कि बाह्य चीजों डीपली ना देखकर सिर्फ आपको मोटा तौर पर अच्छा बुरा बच्चा क्या करेगा अपने लाभ को देखेगा, ये इस चीज पर फोकस करता है। पहली स्टेज क्या है आपका आज्ञाकारिकता और आपका दंड अभिविन्यास। बच्चा स्कूल का काम इसलिए करता है क्योंकि बच्चे को कल जाकर पिटाई होगी, तो ये किस में आ जाएगा, चरण फर्स्ट में आ जाएगा। अब बात करें सेकंड में, सेकंड में क्या आ जाएगा आपका, सेकंड में बच्चा इसलिए काम करता है क्योंकि उसे बदले में कुछ मिल रहा है। तो यही आपकी पूरी स्टेज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, तो बदले में, ठीक है, टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसा तुम करोगे मैं भी वैसा करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपकी पहली स्टेज कंप्लीट है। ठीक है, पहला स्तर, इसके अंदर 2 स्टेज। पहले में क्या है कि बच्चा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे डर है, आज्ञा मानता है। ठीक है, और उसे दंड का है, दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन सेकंड में क्या है, जैसा तुम करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बचपन में आप कहते थे सेटअप, आगे से बोलता था तू सेटअप, या फिर इस प्रकार से सेटअप, ये सारी चीज आपने की होगी। तो यही सब चीजें आपके यहाँ पर सिद्धांत में भी है। जितना ज्यादा रियल लाइफ से जोड़ोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपका पार्ट का उदाहरण, सीडीपी के टैग वर्ड में पार्ट लिखा था, सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बताना स्टेप फोल्डिंग क्या है। स्टेप फोल्डिंग क्या है, बोलकर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण या रटकर दोहराओ। तो सीधा रटकर दी गया, नेगेटिव ई हटा दीजिए, ई इसमें भी है। ठीक है, बस एक ही में था। बाकी बात करें, देखो पार्ट को समझ लीजिए। पार्ट क्या है, इसके फोल्डिंग जो है एक तरह की हेल्प है, जो बच्चों को हेल्प करता है। कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे थोड़ी सी हेल्प दोगे और बच्चा अपना काम कर लेगा। तो ये क्या है, बोलकर सोचना, सोचना अच्छी चीज है, थिंक बिल्कुल ठीक है। ये होगा संकेत और इशारे, आप बच्चों को संकेत दे रहे हो, इशारे दे रहे हो जिससे कि वो आराम से कर पाए, बिल्कुल ठीक है। पर्सन पूछ रहा है बच्चा, उसका आप आंसर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपका क्या, हाफ सोल्व एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। आप उसे आधा जो है क्वेश्चन हल करके दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ई नहीं होगा, ई को हटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो क्या है आपका पार्ट, क्या है इसका फोल्डिंग क्या करता है, एक तरीके की हेल्प प्रदान करता है बच्चों को। और जब बच्चों पर चीजें आ जाती है तो आप उस हेल्प को खत्म कर देते हो। इस चीज को याद रखना, जैसे ये बोलकर सोचना, आप हेल्प कर रहे हो बच्चों का, ऐसे संकेत बता रहे हो, इशारे बता रहे हो, ऐसी गतिविधियां कर रहे हो जिससे ये बच्चे कर पाए। प्रश्न पूछना, बच्चे जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और आधा हल किया, जिससे आपने बच्चों को, यहाँ पर कोई क्वेश्चन था मैथ का, उससे बीच के स्टेप में कोई प्रॉब्लम थी, आपने वो स्टेप सोल्व कर दिया, फिर बच्चे ने आगे खुद कर लिया। तो यही क्या होती है आपकी स्टेप फोल्डिंग, मतलब एक तरह की हेल्प। हेल्प कौन देगा, आपका MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे नॉलेज होगी वो ही देगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका प्रगतिशील, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम में CTET का। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट। ठीक है, प्रगतिशील से लास्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपके अपर में भी आए थे, ऐसे ही आपके प्राइमरी में भी आए थे, सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, उसका की प्रिंसिपल बताना है इन सब में। ठीक है, क्या अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर आधारित है, ठीक है, बताना है कौन सा है। अधिगम पूर्व निर्धारित तथा सार्वभौमिक होना चाहिए। अधिगम को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत बताया था नेगेटिव है, मतलब पहले से ही चीजें फिक्स कर दो, स्टैंडर्डाइज, पहले से ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, गलत हो जाती है। ठीक है, छात्रों को शिक्षकों के ज्ञान में निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, निष्क्रिय नेगेटिव मिल गया, हटा दीजिए। आप देखिए कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या मिल गया, आपको मिल गया अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऑथेंटिक चीजों पर।
और यहाँ पर क्या नेगेटिव है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक थोड़ी कर दोगे आप, सब बच्चों को एक ही डंडे से थोड़ी हाँकना स्टार्ट कर दोगे, नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। सब में नेगेटिव चीज़ें देखिए और आप पॉजिटिव पर पहुंच गए। आपको ये नहीं भी आता था तो आपको नेगेटिव चीज़ें आपको हटानी होती है, जैसे कि सार्वभौमिक मेला कट कर दिया, हानिकारक मेला कट कर दिया, निष्क्रिय मेला कट कर दिया। सीधा ए ऑप्शन। आता था नहीं आता कोई मैटर नहीं पूछेगा, एग्जाम में सही होना चाहिए। आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा कि तुझे आता था नहीं आता था, कोई नहीं पूछेगा, सीधा सीटेट पास चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील की बात करें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए प्लीज। ठीक है, प्रगतिशील में क्या होता है, सक्रिय चीजें होगी। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब चीजें अच्छी जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो इसमें आलोचनात्मक चिंतन की बात की जाती है, सामाजिक संवेगात्मक कौशल, सभी विकास के जो पक्ष है उन पर उनका समर्थन किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। जो प्रगतिशील है वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ से रिलेटेड है, उनके मूल्य पर बल देता है, अधिगम को व्यवहारिक अनुभव से, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जोड़ता है। साथ ही साथ आपकी गहन समझ, सार्थक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। इसी में जो है आपका प्रगतिशील के मूल सिद्धांत क्या है, छात्र केंद्रित है, पूछताछ आधारित है, क्वेरीज मेथड इसमें यूज किया जाता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें, बच्चा वाद विवाद करता है, छात्र के अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे। इन सब परिवेश को बढ़ावा देना ही प्रगतिशील का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रगतिशील खत्म, इसके अलावा प्रगतिशील में कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये भी सेकंड देखो, एक तो अभिकथन, ठीक है, आपके अभिकथन, आपका कारण, ठीक है, ये ठीक है, रीजन वगैरह, और आपके यहाँ पर फिलअप। ये वाला भी नया ट्रेंड ऐड किया है, पहले आता था कभी ये 2000 आप कह सकते हो 18 इस टाइप के बहुत पहले आता था, लेकिन ये दोबारा से यूज़ किया गया क्योंकि पेपर ऑफलाइन आने लगा है, पूरा पैटर्न चेंज हुआ है सीटेट का, इसी वजह से कम बच्चों का क्लियर होता है, क्योंकि रटने वाला कुछ नहीं है ना भी पढ़ाया। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी, आप ये क्लासेस कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर के सही आंसर पर कैसे पहुंचना है। तो यहाँ पर बताना है कि बाधिता एक खालिस्तान है, ठीक है, और जबकि अक्षमता जो है एक खालिस्तान स्थिति है। देखो आपके 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक क्या है आपके यहाँ पर इम्पेरिमेंट, ठीक है, और आपका क्या है डिसेबिलिटीज़, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ कहाँ पर होगी, आपकी अभिक्षमता। यह क्षमता क्या होती है, जिसमें बच्चा काम ना कर पाए, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ नहीं है तो आप कौन सा कार्य नहीं कर पाओगे, आप लिखने का कार्य नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, आप लिखने का कार्य नहीं कर पाओगे, तो ये क्या होगी आपकी अभिक्षमता, मतलब कार्य से, आपके फंक्शन से रिलेटेड। आगे बात करें बाधिता। बाधिता क्या है, जो आपके अंदर कमी है। कमी क्या है, हाथ न होना। तो हाथ न होना ये किस प्रकार की कमी है, आपकी जैविक है, बायोलॉजिकल है, क्या है आपकी बायोलॉजिकल है। और एक और चीज़ होती है आपकी दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता। ये 3 पॉइंट आपका सीटेट में नहीं है। आपका MIMF आपका एक मॉडल है जो कि आपका यूनेस्को ने दिया था, ये उस चीज़ से क्वेश्चन दिया गया। तो ये बहुत ही हाई लेवल का चीज़ जो आपके यहाँ पर सीटेट में पूछी गई थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक आपका बाधिता जो कि अभी बताया, ठीक है, दूसरा आपका अक्षमता, ठीक है, और तीसरा है दिव्यांगता। ये 3 आपके शब्द हैं, इन्हें समझ लो, जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करोगे। बाधिता क्या है, जो आपके शरीर में कमी है, कमी हाथ न होना, ठीक है। अक्षमता क्या है, आप काम नहीं कर पाना, मतलब लिखना, आप लिख नहीं पाते, ठीक है, राइटिंग को अवॉइड करना। और दिव्यांगता क्या है, आपका समाज में स्थान में कमी, ठीक है, समाज में। अब मान लो आपका हाथ नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो है वैल्यू कम हो जाएगी, आप जो है सामाजिक रूप से थोड़े दिव्यांगता, मतलब इस रूप में देखे जाओगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, बाधिता मतलब कमी होना, मतलब शारीरिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये चीज़ जैसे कि हाथ न होना। अक्षमता जिससे आप काम ना कर पाओ, कार्य से रिलेटेड, आपका फंक्शन से, कि लिखना क्या था, हाथ होने का मेन काम क्या था, लिखना, आप लिख नहीं पा रहे, तो ये हो गए। और दिव्यांगता मतलब आपका समाज में क्या स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पूछा था, क्या इम्पेरिमेंट क्या बायोलॉजिकल होता है, सोशल नहीं होता है, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। और आपका डिसेबिलिटीज़ क्या है, आपका फंक्शन पर, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया होगा, ये आपका IMF मॉडल है जो कि आपका अपर लेवल में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप MEd करोगे तब आप इस मॉडल को पढ़ोगे, या आप कभी UGC नेट, कभी PhD की तरफ जाओगे तो ये चीज़ आप तब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका बाध्यता एवं आपका जैविक स्थिति, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। समझ में आया, ये आपको मैंने पूरा ही बता दिया, अब आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का, अभिप्रेरणा का जो है सही एग्जाम्पल है, ठीक है, बताना है। क्या है आपका
मोटिवेशन वो भी आपका आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन का। यहाँ पर कौन सा सही दिया, जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करे भाई, प्रतिस्पर्धा गलत है भाई, ठीक है। आपका दंड से भय, भय नेगेटिव वर्ड, बाह्य पुरस्कार जब कह रहा आंतरिक है, बाह्य कैसे हो सकता है, कट कीजिए सीधा। फोर्थ आता है नहीं आता कोई मैटर नहीं, आंसर आपको मिल गया। तो बस चलिए समझते हैं। अगर बात करें आपके आंतरिक, दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, ये भी पूछी जाती है। बाह्य, बाह्य बस इतना कि आपको थोड़ी देर तक फर्क पड़ेगा, आंतरिक इतना कि आपको आजीवन या कह सकते हो लंबे समय तक इफेक्ट पड़ेगा। बाह्य क्या है, अब मैं आपको कहूँ कि अगर आप इस बार सीटेट पास करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी, तो ये क्या होगा आपका बाह्य, ठीक है। अगर आप सीटेट पास करोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके मन में है ये क्या है आपका आंतरिक, ये ही डिफरेंस है, ठीक है। ये 10,000 क्या खत्म हो जाएंगे, लेकिन आंतरिक जो है इजीली खत्म नहीं होगा जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। यही आपका डिफरेंस है। पूरी कहानी इसी के बेस पर थी। तो क्या होती है आपके आंतरिक जो है अभिप्रेरणा व्यक्तिगत आनंद से आती है, खुद के सेल्फ इंजॉयमेंट से आएगी, ठीक है। तो यही होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा जो है गतिविधि में शामिल होने वाले अंतर्निहित आनंद, रुचि, आपके संतुष्टि पर। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको टीचर बनना अच्छा है, इसी वजह से सीटेट पास कर रहे हो, ठीक है। बाह्य पुरस्कार, प्रतिस्पर्धा, सजा इस चीज पर निर्भर करती है, ठीक है। ये बाह्य चीजों में हो जाती है। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन देखकर पता लग रहा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये सीटेट में आ चुके हैं। ऑफलाइन पेपर ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लिखकर मुझसे ले सकते हो। तो बात करेंगे आपका हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। पहले तो याद रखना है कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि। ये क्वेश्चन बनता है कौन सा दिया आपका, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि मल्टीपल अलग चीजें भी है, बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी, लेकिन इसे रट के रखो, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा जो है सेट जो है बुद्धि और उसके विशेषताओं के साथ सही मेल करता है। तो यहाँ पर बुद्धि दी है और उसके कार्य दिए, बस मैच करना है। देखो खुद से थोड़ा सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा। संगीत है, संगीत में प्रदर्शन होगा, रचना होगी भाई। संगीत क्या स्किल है भाई, अब नाचना या फिर कह सकते हो गाना सब पे नहीं आता। आप मुझे कहो कि सॉन्ग सुना के दिखाओ, नहीं आएगा, मुझे नहीं आता, तो ये क्या है मेरे अंदर ये स्किल है ही नहीं, तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमें ठीक लग रहा है। बाकी देखिए स्थानिक मतलब आपकी स्थानिक जैसे कि आपकी कह सकते हो मैपिंग, ठीक है, मैपिंग, ठीक है, जिसे स्थान का पता हो, ऐसी स्किल जो स्थान से, ना कि प्राकृतिक वातावरण की सराहना करना गलत चीज़ है, ये तो होगा नहीं। आगे करें अंत्य व्यक्ति, दूसरों की भावनाओं को समझना। अंत्य व्यक्ति क्या होता है, अपनी खुद की, ठीक है। इंट्रा है तो खुद की है, और एंट्रा पर्सन है तो दूसरों की, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत्य व्यक्ति मतलब खुद की भावना को समझना, और अंतरा व्यक्ति जो दूसरों की भावना को समझता है। ऐसे आपका तार्किक, गणितीय, गणितीय में क्या नृत्य क्रीड़ा संबंधी, भाई ये तो होगा नहीं। गणितीय है तो लॉजिक की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ही ऑप्शन गलत लगे, एक ही सही लगा। क्या स्किल किस में, संगीत में, म्यूजिकल में परफॉर्मेंस कर रहे हो, संगीत में बिल्कुल सही है। चलिए तो यही चीज़ है। स्थानिक में क्या होगा, आप स्थानिक संबंधों को बताएंगे, ठीक है। आप जगह मैपिंग इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो। अंत्य व्यक्ति में क्या करते हैं, आत्म जागरूकता, खुद की भावना, अपनी भावना, अपना अभिप्रेरणा, अपने लक्ष्य को समझते हैं, दूसरों को समझने के लिए जो है आपका ये नहीं होता, ठीक है। ऐसे आपका तार्किक, गणितीय में क्या होगा, आपके समस्या समाधान और गणितीय तर्क से जुड़ी होगी, आपका विश्लेषणात्मक चिंतन के बारे में बात करता है। तो तीनों चारों समझ में, इस बार ये ना देकर ये पूछ लेगा, ये ना देकर ये पूछ लेगा। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये दोनों एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या, ठीक है, और आपका समेटिव, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिव, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं आपको बताऊंगी ये ऐसे नहीं ऐसे, तो आपका सही हो गया। ये आपका फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, पहले दिन से तैयारी स्टार्ट की और एग्जाम तक आपने जो भी गलती की, जो भी कमी की, जो भी एग्जाम दिए, जो भी मॉक टेस्ट दिए, जो भी क्वेश्चन किए, वो सब किस में, फॉर्मेटिव में। लेकिन जब आप सीटेट का पेपर देने जाओगे, सीटेट के सेंटर में चले जाओगे, तो आपका है समेटिव, वो आपका एंड है, आपका जजमेंट कर देगा कि आपने पढ़ाई की थी नहीं की थी, आपका रिजल्ट देगा। तो समेटिव क्या होता है, रिजल्ट बेस पर। और फॉर्मेटिव में क्या कर सकते हो, आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपको जज करने के लिए नहीं होता, आपको इम्प्रूव करने के लिए होता है। जिंदगी में कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेटिव इंप्रूव करेगा, टेस्ट लेगा, इंप्रूव करेगा, टेस्ट करेगा, आपको अच्छा बनाने के लिए होता है, ठीक है। और समेटिव क्या है, ये अच्छा बनाने के लिए नहीं होता, ये सीधा आपको जजमेंट देगा, जज करने के लिए होता है कि भाई तुम्हारे तो इतने नंबर आए, तुम्हारा सीटेट पास हो गया नहीं हुआ, ये चीज़ें बताएगा। तो बताना है कौन सा। इसमें क्या है, एक आकलन कार्य जो मापदंड के एक तुलना मापक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है।
एक आकलन एक छात्र के अधिगम की गलत धारणा को पहचानने के प्रयोग करने में। आगे पूर्व ज्ञान पर निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत करना, ठीक है। और इसमें पूछा एक आकलन जो छात्र और शिक्षकों के अग्रामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान करना। दौरान मतलब आप सीटेट के दौरान पढ़ाई कर रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो ये दौरान है, अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखना समेटिव ढूंढना है, ठीक है। दोनों समझाइए, बताइए कौन सा है, फटाफट बताइए आंसर आपको साथ के साथ बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों होगा चलिए देखते हैं। क्या मिल गया आपको इसमें, तुलना करने में क्राइटेरिया मिल गया। क्या मिल गया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तभी तो करोगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सीटेट में आप अपने दोस्त के और अपने नंबर कब आप उसमें क्राइटेरिया कैसे चेक करोगे, आपस में कंपेयर कैसे करोगे जब दोनों का रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी तो नहीं कर सकते, अभी इस रिजल्ट को कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि तो इम्प्रूव करने के लिए है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी सब किसके हैं, फॉर्मेटिव के हैं। और ये किसका है आपका, समेटिव का। चलिए अगर रचनात्मक आकलन की बात करें, इसमें प्रतिपुष्टि भी दी जाएगी, फीडबैक भी दिया जाएगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, संशोधित भी होगा और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। वहीं आकलन कार्य जो मापदंडों को मानक समूह करता है और छात्रों की तुलना में मदद करता है, ये आपका योगात्मक समेटिव आकलन होता है, असेसमेंट होता है, जो कि आपका अधिक संरेखित होता है, मतलब फिक्स होता है, जिसे आमतौर पर निर्देशात्मक तथा अंत में बिल्कुल अंत में होता है और मानकों के अनुसार जो है प्रदर्शनों का मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ें जो है शामिल होती है, जो कि आपके फॉर्मेटिव में नहीं होती, ठीक है। यही पूछा था कौन सा नहीं है, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता नहीं है। क्या पूछा है, इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक होना बहुत अच्छा है, ठीक है, फीडबैक मिलना बहुत अच्छा है। अब आपको मैं यहाँ फीडबैक दे सकती हूँ, ठीक है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैम क्लास अच्छी थी, मैम बेकार थी, ये कमी थी, वो कमी थी, आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। लेकिन जब आपका सीटेट पूरा हो जाएगा, आपने सीटेट का पेपर दे दिया, तब आपको कोई भी फीडबैक नहीं देने वाला। तो पूछा है इफेक्टिव आपका यहाँ पर फीडबैक का कौन सा है। केवल परिणामों पर केवल दिग्गज नेगेटिव कट कीजिए, ठीक है। आपका समायिकी तथा विशिष्ट हो सकता है, केवल मिल गया और अंत मिल गया गलत। व्यापक और सामान्य, सामान्य व्यापक ये भी नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। व्यापक नहीं होता, बिल्कुल सामान्य व्यापक कर रहे हो आप क्लासरूम को, गलत। क्या आ जाएगा आपका समायिकी, मतलब जो आपके टाइमली होना चाहिए और स्पेसिफिक, जिस चीज़ के लिए आप चीज़ें करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल सही उत्तर बताने के लिए क्या जाता है, जैसे कि रचनात्मक होना चाहिए, प्रभावी कहाँ होगा, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगा, विशिष्ट में होगा, टाइमली होगा, समय समय पर विशिष्ट होगा, स्पेसिफिक किसी चीज़ में होगा। मान लीजिए आपके मैथ में नंबर नहीं आ रहे, तो मैथ में तो फीडबैक देंगे कि भाई इसमें इंप्रूवमेंट करो, ऐसे करो, ठीक है। समयबद्ध होता है, विशिष्टता का प्रभाव देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ होगी। इसमें क्या होगा, आपका बच्चा जो है समझने में मदद करता है और किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है उस पर फोकस किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कौन सा यहाँ पर बढ़ा रहा है। निष्क्रिय प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाएगा, प्रक्रिया समूह, अपसारी या फिर क्रियात्मक स्थिरता। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या का समाधान खोजोगे तो अच्छा चिंतन चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा कोग्निटिव विकास चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपका निष्क्रिय तो होगा नहीं। प्रतिक्रिया आपका क्या है, रिस्पॉन्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या समस्या का समाधान करना है, आपका सिर्फ फंक्शन पर बेस करोगे नहीं, ठीक है। वो भी स्थिरता की बात करें, स्थिरता नेगेटिव है, गलत कीजिए, ठीक है। तो अपसारी बताया था, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों को याद रखना, एक क्वेश्चन बनेगा, बार बार मैं आपको कह रही हूँ। तो डाइवर्जेंट अलग अलग दिशाओं में सोचना। एग्जाम्पल मैं दोबारा वही रिपीट करूंगी, गांधी जी का। बहुत से सोचते हैं गांधी जी ने क्या किया, देश का बंटवारा किया, बहुत से सोचते हैं नहीं किया। तो ये क्या डाइवर्जेंट है, अलग अलग थिंकिंग है, अपसारी है, ठीक है। और कन्वर्जेंट अगर पूछूं गांधी जी का जन्म क्या है, सबका आंसर एक होगा। जहाँ सबका आंसर एक हुआ मतलब बिल्कुल लिमिटेड है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। मान लीजिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो इसमें आप बच्चों की क्या क्रिएटिविटी लाओगे, कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन वहीं पूछो कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, तो बच्चा यहाँ पर सोचेगा, थिंकिंग डेवलप करेगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपसारी समझ में आया। अपसारी संज्ञानात्मक है, बिल्कुल सही। और ये क्या करता है, समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों को, और यहाँ पर क्या पूछी थी, प्रॉब्लम थी, उनके समाधान खोजने थे, तो बिल्कुल सही है। कई दृष्टिकोण को खोज करना, विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे बात करेंगे, पूछा अपसारी और आपका अभिसारी, अभी समझाया, लगातार 2 क्वेश्चन लगातार एक ही पेपर में आपके एग्जाम में देखने को मिला था लास्ट ईयर, ठीक है। डाइवर्जेंट और आपका कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसमें बताना है डाइवर्जेंट मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, ज़्यादा बढ़ावा दोगे ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, और आपका अभिसारी मतलब लिमिटेड,
देखो कौन सा है। एक सही समाधान पर स्थिर है। अपसारी तो एक स्थिर नहीं है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करेगा तो नहीं है। बताइए फटाफट कौन सा आंसर है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। कैसे है चलिए जानते हैं। इसमें क्या है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करोगे बताया अपसारी में। अप देखो इसे याद करो। अप है यहाँ पर, अप मतलब बहुत, अप मतलब ऊपर, अप माने ऊपर, इसे याद करो। ऊपर है तो ऊपर वही तो चीज आएगी जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट होगा। और टैलेंट किस में है, डाइवर्जेंट में है। डाइवर्जेंट अलग चीजें सोच पा रहा है। तो और एक ही सही का एक ही समान समाधान जो स्थिर है वो अभिसारी मतलब बिल्कुल फिक्स है। चलिए आगे चलेंगे। अभी बताया अपसारी क्या है, विचार समाधानों की उत्पत्ति करता है और बहुत सारे जो है चीजें समाधान खोजता है। अभिसारी क्या है, लिमिटेड है, एकल तथा अच्छी तरह से परिभाषित उत्तर खोजने में सिर्फ एक ही चीज का आंसर देगा, मतलब एक ही आंसर देगा, अलग अलग आंसर आप इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा ही चुकी हूँ। अब आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, लगभग हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, 20+ हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए। और ये ना सिर्फ 20+ क्वेश्चन थे, ये इतने डिटेल में चीज़ें मैंने आपको बताई गई है। इस क्लास को अच्छे से दोबारा से देख लेना। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई चीज़ें नहीं, तो दोबारा से समझ लेना। कभी भी CTET में CDP में तो मार्क नहीं खाने वाले। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो CTET को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस क्लास से आपका लगभग 50% CTET क्लियर हो जाएगा बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ, सिर्फ इस क्लास को समझने से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे सोल्व करना है, क्या सारी चीज़ें। 50% तो बिना पढ़े। और जिस बच्चे ने पहले से ही पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट सिलेबस कवर है, उसका तो CTET 100% क्लियर हो ही जाएगा। इससे भी हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं होने वाला। सारी चीज़ें मैंने आपको खोलकर सामने रखी है। समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टैग वर्ड की भी PDF मैंने वहीं पर डाल दी है। सारी PDF आपको वहीं पर मिल जाती है। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करिए। और इस बार जो है आपको CTET पास करना होगा, क्योंकि CTET बहुत ज़रूरी है टीचर बनने के लिए। और आगे आपको वैकेंसीज देखने को ज़रूर मिलेगी।